सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे छात्रों, आज हम इस कालांश में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 18 टोपी के भाग 1 को करेंगे। इस पाठ के लेखक सृंजय जी हैं। प्यारे बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ में देखते हैं कि ये दो चिड़िया, गवरैया और गवरा की कहानी है। किस प्रकार बड़े प्यार से इन्होंने अपना काम करवाया। आइए कहानी को पढ़कर देखते हैं। एक थी गवरैया, गवरैया था गोरैया चिड़िया, और एक था गवरा अर्थात नर गोरैया। दोनों एक दूसरे के परम संगी, एक दूसरे अर्थात एक दूसरे के परम मीन्स बहुत गहरे साथी थे। जहां जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते, अर्थात जो भी कार्य करना था दोनों को एक साथ ही करना था। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते। भिनसार कहा जाता है प्रातःकाल को। प्रातःकाल होते ही, सुबह होते ही खोते अर्थात घोंसले से निकल पड़ते दाना चुगने, और छुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते अर्थात शाम का अंधकार जब होने लगता तो वो घोंसले में वापस आ जाते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बांटते, कि जो उन्होंने पूरे दिन में देखा है या सुना है उसको आपस में साझा करते। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है। फबता है अर्थात सुंदर लगता है उन पर कपड़ा। खाक फबता है अर्थात खाक मीन्स राख या मिट्टी, फबता है मीन्स सुंदर लगता है, कुछ भी सुंदर नहीं लगता। गवरा तपाक से बोला, तपाक अर्थात एकदम से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। लट जीरा अर्थात चिड़चिड़ा एक पौधा। गवरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। कुदरती अर्थात प्राकृतिक जो सुंदरता है वो ढक जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटवा मेरे सामने है। सुघड़ काया मीन्स सुंदर शरीर का एक एक कटवा मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। रंगत अर्थात रूप। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। मानुष कहा जाता है मनुष्य को। अगर तू मनुष्य की तरह खुद को सरापा अर्थात सर से पांव तक ढक लेगी तो तेरी सारी जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो ओझल अर्थात गायब हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं। गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। अर्थात सकत का अर्थ है ताकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है, बहुत बड़ी मुसीबत भी है। कपड़ा पहनते ही
पहनने वाले की औकात, औकात अर्थात हैसियत पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, अर्थात उनकी औकात में अंतर दिखाई देता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, जरा भी नहीं सुधरता। गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, हर रोज नए नए तरह के कपड़े सिलवाता रहता है। यह निरा पोंगापन है। यह तो बहुत बड़ी बेवकूफी की बात है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, केवल अपनी लज्जा को ही नहीं ढकता। हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजों से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, हम तो ऐसे ही ठीक है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है, एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, राजपाट छिन जाता है। टाट उलटना का मतलब है राजपाट छिन जाना। जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। उनकी बेइज्जती होते कुछ भी देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, अपनी टोपी सलामत था सुरक्षित रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, कितनों का मान सम्मान करना पड़ता है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार। गवरा थोड़ा सा समझदार था, इसलिए वो सक्की, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। उसके अंदर जिद थी, मगर धुन की पक्की में जो तय कर लेती थी उसको कर कर छोड़ती थी। ठान लिया सो ठान लिया, जो उसने सोच लिया उसने वो पक्का सोच लिया। उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, उसको ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया। कहा गया है, जहां चाहा वहीं रहा। यह कहावत है कि जहां चाहा है वहीं रहा है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। अगले दिन वो बाहर अपना दाना लेने गए। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। जहां वो दाना चुग रहे थे तो वहां गवैया को एक रुई का थोड़ा सा रुई का गठ मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। जो घूरा कहा जाता है कूड़े का ढेर, उस ढेर के आसपास घूमने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिहाकर पूछा। चिहाकर मीन्स चीख कर। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। जुगाड़ कहा जाता है इंतजाम। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर लिया। धर लेना मीन्स रख लिया। तेरे जैसा एक बावरा और था। बावरा कहा जाता है पागल को। तेरे जैसा एक पागल और था। गवरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। उसे रास्ते में चलते चलते अचानक से एकाएक एक दिन पड़ा हुआ रास्ते में गिरा हुआ चाबुक मिला। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार। उम्दा मीन्स बेहतरीन और लचकदार। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा।
चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा, वह पागल सा हुआ ताउम्र जीवन भर यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गबरा उसे समझाते हुए बोला, इस रूही के फाहे को से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रूई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, बड़ी प्रार्थना कर कर बोली, दुनिया भैया, दुनिया भैया। जो रूई का आसमान बनाते हैं उन्हें दुनिया कहा जाता है। दुनिया भैया, दुनिया भैया, इस रुई के फोहे को ढूंढ दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, सर्दी का समय था। उसके तन पर, उसके शरीर पर वर्षों पुरानी, बहुत पुरानी तार तार हुई मीन्स चितड़े हुई एक मिर्जई पड़ी हुई थी, एक जैकेट पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा के लिए एक रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धुनवाने। फोकट अर्थात ऐसे ही मुफ्त में रुई को धुनवाने पिनवाने। उर्ज न करो भैये, उर्ज का मतलब है ऐतराज न करो भैया। गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। मैं तुम्हें, तुम्हारी जो मेहनत है, मेहनताना जो तुम मेहनत करोगे उसके बदले मैं तुम्हें उसके पैसे जरूर दूंगी। इसे ढूंढ दो भैया, इसे पिन दो। आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी। खरी मजूरी मीन्स शुद्ध मजदूरी। तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। वह झट तैयार हो गया अर्थात वह एकदम से तैयार हो गया बनाने के लिए। घरर चों, घरर चों उसकी तांती बज उठी। जिसे वो रुई पीनते हैं उससे आवाज निकल रही थी, घरर चों। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इससे उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहाँ गए। कोरी कहा जाता है सूत काटने का काम करने वाला। और कहने लगे, कोरी भैया, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धजी धजी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। बदन अर्थात शरीर, धजी 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 का अर्थ है बिल्कुल फटा हुआ सा। धूसा मीन्स मोटी चादर। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, अनिच्छा का मतलब बिना इच्छा के बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। मल्लार है एक राग का नाम। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? मुल्क कहा जाता है देश को। गवरैया अचरज से बोली। गवरैया ने हैरानी के साथ कहा, तू किस मुल्क से आई है? तू किस देश से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन?
खट मरे बरखा बैठा खाए तुरंग, अर्थात बहुत परिश्रम करने वाला बैल और बैठकर खाने वाला घोड़ा। इसी प्रकार होता है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, पीछे चलने वाले भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, मना मत करो भैया, हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे। हम तुम्हें माकुल मुआवजा का अर्थ है उचित मजदूरी देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब, इतनी सही मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता तैया करने लगी। काफी महीन, काफी बारीक और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया, उत्साहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार, आग्रह अर्थात प्रार्थना करने लगे। बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हैरान, अगबग कहा जाता है हैरानी को। हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। उनके लिए उनका अचकन जैसा कपड़ा तैयार करना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। कारिंदे कहा जाता है जो उनके कर्मचारी हैं, आगे काम करने वाले, वो उपस्थित हो जाएंगे। साव करे भाव तो जवाब करे चाकर, ये कहावत है। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। मशगूल अर्थात व्यस्त हो गया। इसे बुन दे भैया, गवरैया ने साहस संजोकर कहा। हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, हम मुफ्त में, सेंत मेंत अर्थात मुफ्त में काम नहीं करवाते। इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफस मीन्स संगना, घना और दबीज मोटा कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। तो प्यारे बच्चों, इस कालांश में हम यहीं तक करेंगे। इसके आगे की कहानी हम अगले कालांश में पढ़ेंगे और समझेंगे। आप इसे पुनः पढ़ना और समझना। धन्यवाद।